एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अग्र सोची सुखी भवेत। ऐसा ही सीन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी एक तरफ जॉर्डन में तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल में। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरी प्लानिंग है और उस प्लानिंग को अंजाम दिया गया। हालांकि भारत और इजराइल ऐसा क्या कर रहे हैं कि अब पश्चिमी दुनिया को भी लगने लगा है कि ये जोड़ी आगे जाकर कुछ खतरनाक कर सकती है। और भारत इतना खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ क्यों आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, एक बेहद खास मीटिंग से आखिरकार तुर्की को बाहर निकलवा दिया इजराइल ने। ऐसा क्यों किया? हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का त्योहार के समय जो घटना हुई, उस घटना के तार हालांकि कथित तौर पर एक भारतीय पासपोर्ट से भी निकल कर आ रहे हैं और इसकी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो बेहद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस हाई अलर्ट के पीछे बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये भी है कि बात हो रही है इजराइल के पीएम और भारत के बीच में कि वो यहाँ आने वाले हैं। आने से पहले कई औपचारिकताएं भी पूरी हो रही हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर भी भारत किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को लेकर अगर एक बार को आप देखेंगे तो जितनी जरूरत उन्हें नहीं होगी भारत में, उससे कहीं ज्यादा जरूरत इजराइल के पीएम नेतन्याहू को होगी। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, लेकिन नेतन्याहू का आना इस वक्त जो उथल पुथल दुनिया भर में मची हुई है, खास करके अरब देशों के बीच में, ऐसे में ये बहुत मायने करता है। अगर इजराइल को आप देखें ना तो शुरू से इतिहास उलट कर देखिए तो इजराइल और अमेरिका आपको साथ साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन क्या भविष्य में भी ये साथ साथ खड़े दिखेंगे? कतर के मामले में हमने देखा कि जिस तरीके से कतर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में एक तनातनी सी आ गई जब कतर पर हमला किया नेतन्याहू ने, और उसके बाद नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ी, उनकी तस्वीरें भी पब्लिश हुई। और इसके बाद देखने को मिला है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, एक प्राइवेट मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग हुई कतर, अमेरिका और इजराइल के बीच में, ताकि संबंधों को ठीक किया जा सके। अब यहाँ पर अगर माने तो अमेरिका ने अपने व्यक्तित्व को ठीक किया और साथ ही साथ कतर के साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया। कतर पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो अमेरिका ने दिया है। हालांकि कतर के साथ अमेरिका के संबंध ठीक हो गए हैं, इजराइल के साथ भी कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य के लिए इन चीजों पर भरोसा किया जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से घटना हुई, इसी बीच डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे इजराइल और इजराइल में दोनों देशों के मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई। न सिर्फ मंत्रियों बल्कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से भी डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों की तरफ से क्या बातें हुई, स्क्रीन पर आप सुन सकते हैं। I'm very glad to host in Israel Foreign Minister of India, Dr. Jaishankar. India faced only last November a terror attack. It is another opportunity to pay our condolences for the people of India for this terrible terror attack. Terror is a mutual threat for both countries, and we are standing always with the people of India. India is the biggest democracy. India is also the fastest growing economy in the world. I believe that the future is India, and it is natural that we want to have a share in the future. Let me say what a pleasure it is to be back in Israel. Let me convey our very, very sincere, deep condolences at the loss of life due to the terror attack at the Hanukkah celebrations in Bondi Beach. We are both countries who have a zero tolerance towards terrorism. We appreciate your consistent support to our fight against terrorism in all its forms and manifestations. Thank you for hospitality. Thank you, I think most of all, for the sentiment and the openness and the friendliness with which you have received me. It's really great to be back. यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि हम संवेदना प्रकट करते हैं जो यहाँ पर घटना हुई है और हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, साथ मिलकर हम इस पे काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी कहा कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और हम लोगों के सामने एक कॉमन दुश्मन है और वो है आतंकवाद। ऐसे में हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, साथ मिलकर आखिर कौन कौन से काम ये करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि
पश्चिमी दुनिया को अब टेंशन क्यों होनी शुरू हुई है। मैं ना आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। देखने से ये एक सामान्य राइफल लग रहा है, लेकिन इसी राइफल में एक छोटा सा किट लगा दिया जाए और वो इजराइल का बना हुआ किट है, तो ये राइफल काम करने लगेगा एक ऐसे हथियार के रूप में जो किसी भी मौसम में छोटे ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम होगा और ये ऑटोमेटिक तरीके से टारगेट को ट्रैक करेगा। एक बार जिसके हाथ में है ये राइफल, उसके राइफल चलाने के पैटर्न का अध्ययन करके। इसका मतलब है जो किट लगेगा वो किट एक AI से बने हुए सॉफ्टवेयर का होगा और वो किट इन सारी चीजों को हैंडल करेगा। ये एक बहुत 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 छोटा उदाहरण है। इजराइल की ताकत क्या है ये उसके इर्द गिर्द के 6-7 देश बहुत अच्छे से जानते हैं। अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है। अगर दुनिया भर में टॉप के इजरायलियों को अगर निकालेंगे आप तो देखेंगे उनकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत ज्यादा होती हैं। हालांकि सारे यहूदियों की नहीं होती हैं, लेकिन यहूदियों के एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कहा जाता है कि इनका औसत IQ जन्मजात बहुत ज्यादा होता है। अब इसका उदाहरण ऐसे देखिए, दुनिया की आबादी में यहूदी सिर्फ हैं 0.2%, लेकिन नोबेल प्राइज विजेताओं को अगर सूची निकालेंगे, लिस्ट निकालेंगे तो 22% तक यहूदी हैं। अब तक 1901 से लेकर 2025 तक 220 विजेता यहूदी हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, इन्होंने बहुत कमाल किया है। इनके हथियार हर समय में दुनिया को चौंकाते रहे हैं। अभी अगर प्रमुख लोगों की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। मिखाइल मिशुस्तीन रूस के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मिखाइल के पिता यहूदी हैं और मिखाइल पुतिन के बेहद करीबी हैं और रूस की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। व्यापार टेक्नोलॉजी की बात करें, मार्क जगरबर्ग मेटा फेसबुक के CEO हैं। लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन जिन्होंने गूगल वगैरह बनाया, उनके फाउंडर्स रहे। सर्च और AI क्रांति के पीछे रहे, वो भी यहूदी मूल के हैं। अल्बर्ट बोरला कोविड वैक्सीन बनाने में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, ये भी यहूदी मूल के हैं। इजराइल से लेकर अमेरिका, यूरोप, भारत तक यहूदियों की संख्या है और ये बहुत कमाल का काम करते हैं। अभी पश्चिमी देशों को टेंशन इस बात की होने लगी है कि जिस समय कई सारे यूरोपीय देशों ने इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उनके साथ हथियारों की डील नहीं कर रहे थे और उसी समय ये देखने को मिल रहा है कि भारत बहुत सारे डील कर रहा है और यूरोप के ऊपर ध्यान न देते हुए इजराइल को अपना वैकल्पिक पार्टनर बनाता जा रहा है। और इजराइल को भी ये देखा जा रहा है कि इजराइल अब यूरोप की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि फोकस कर रहा है भारत के ऊपर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अब ये सिर्फ भारत को हथियार बेचने के ऊपर नहीं ध्यान दे रहा है, बल्कि ये अब चाह रहे हैं कि दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी भी शेयर करें, दोनों मिलकर प्रोडक्शन करें। और ये अब खल रहा है यूरोपियों को और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जरा सोचिए, इजराइल का दिमाग, भारत की आबादी, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन, ये तीनों अगर मिले तो भविष्य में हथियारों के नए नए किस्म यहीं पे पैदा होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही दुनिया के हथियारों का मार्केट भी काफी अच्छे से भारत और इजराइल कब्जे में ले सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ हथियार ही नहीं, IMEC कॉरिडोर जैसे कॉरिडोर्स पे भी काम चल रहा है। मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े रोल में आ जाएगा भारत और इजराइल। इसीलिए मैंने कहा कि हम वो पीढ़ी हैं जो आज बैठकर ये देख रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में भारत और इजराइल दोनों का प्रभुत्व बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, दोनों के कॉमन दुश्मन भी हैं। जैसे एक अगर अभी आप लें तुर्की भारत के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहा है, इजराइल के लिए भी। और इसका प्रमाण देखें कि गाजा शांति प्रस्ताव के लिए बैठक होने वाली थी, तुर्की को गाजा के इस प्रस्ताव में आने ही नहीं दिया गया, मीटिंग से बाहर रखा गया। संभवतः ये इजराइल के कहने पर हुआ, लेकिन ये दिखलाता है कि तुर्की इजराइल के लिए भी समस्या है और भारत के लिए भी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कॉमन है जिसके खिलाफ भारत और इजराइल साथ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है भविष्य में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।